जॉइंट फैमिली की परिभाषा याद हो गई? प्रभु जी ने क्या बोला था? आईपी देसाई? एससी दुबे जी ने क्या कहा? इरावती कर्वे जी ने क्या कहा? ये मुल्ला जी ने क्या कहा था? देख लेना कि दो एक बार चलाने के बाद ही क्यों ओपन चेक करो ना यार, काम तो यही। प्रॉब्लम है, अब सॉल्यूशन क्या है ढूंढो। अच्छा, कल हमने जॉइंट फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, है ना, लक्षण देख लिए थे। क्या क्या लक्षण थे? एक से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली है, साइज बड़ा है। इसके बाद जो लाइबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साझा कर लेते हैं। और मेल का स्टेटस, जो पुरुषों की स्थिति है वो थोड़ा सा हायर रहता है, उच्च रहता है। ये हमने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है ज्वाइंट फैमिली के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स। तो तीन एडवांटेज है, एक सोशल है, एक इकोनॉमिक है, और एक नेशनल है। तो तीन तरह के एडवांटेज मिलते हैं अगर ज्वाइंट फैमिली हमारे समाज में है। तो अगर संयुक्त परिवार हमारे समाज में है तो कुछ सोशल सामाजिक लाभ होंगे, कुछ आर्थिक लाभ होंगे, और कुछ नेशनल एडवांटेजेस होंगे ज्वाइंट फैमिली के तीन। अब इनके अंदर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सोशल में देखते हैं। तो सोशल में देखो, जैसे ये लोग हैं, ये अपना खर्चा नहीं चला सकते। चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हाउस वाइफ हो, ये तीनों अपने बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते। आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। तो इनकी आवश्यकताएं कौन पूरी कर रहा है? ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली अपने मेंबर्स को क्या प्रदान प्रोवाइड कराता है? सोशल सिक्योरिटी। तो पहला सोशल बेनिफिट है कि वो अपने मेंबर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। सोशल सिक्योरिटी समझ गए? सामाजिक सुरक्षा। अगर कोई अपनी आधारभूत आवश्यकता पूरी ना कर पाए, तो अगर हम उसकी आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स पूरी कर दें, तो हम उसे प्रदान करते हैं सोशल सिक्योरिटी। जैसे कि पेंशन स्कीम, जो पेंशन योजना है वो सामाजिक सुरक्षा योजना है, चाहे वो अटल पेंशन योजना योजना है, चाहे इंदिरा गांधी। दूसरा जो फायदा है वो सोशलाइजेशन। अब समाजीकरण क्या होता है? तो समाजीकरण का मतलब होता है कि जब आपके अंदर रियलाइजेशन ऑफ आंतरिकरण, जब आपके अंदर धीरे धीरे सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड आपके अंदर डाले जाते हैं, तो आपकी परवरिश के दौरान आपके माता पिता, आपके परिवार के दूसरे लोग, आपके टीचर्स, आपकी सोसाइटी धीरे धीरे आपके दिमाग में वो चीजें डालती है जो समाज चाहती है। जैसा समाज चाहती है वैसा आपको बनाया जाता है। इसे कहते हैं इंटरलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, मतलब सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का आंतरीकरण। तो क्या किया जा रहा है? आंतरिक। तो ये दादाजी ग्रैंडसन को वो चीजें सिखा रहे हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल है, समाज में जो स्वीकृत है ना। जो जो चीजें समाज में अच्छी मानी जाती है वो इनको सिखाई जाएंगी, और जो जो समाज में चीज बुरी मानी जाती है उनसे दूर रहने को कहा जाएगा। इसी को कहा जाता है समाजीकरण या सोशलाइजेशन। और ये ज्वाइंट फैमिली में बेटर होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा को इतना टाइम नहीं है। पता चला दोनों वर्किंग है, दोनों काम करते, पापा ऑफिस गए, मम्मी ऑफिस गए। अब सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यूज सिखाएगा कौन? फ्री कौन है? तो संयुक्त परिवार का अगला काम है, ये बेहतर समाजीकरण कर सकता है, बेटर सोशलाइजेशन कर सकता है। ये समझ में आ गया? चाचा वाचा जो भी फ्री होंगे वो आपको सही चीज सिखा सकते हैं। अगला है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर। अरे मतलब बेटा वही करता है जैसा वो बाप को देखता है। तो जो पिताजी होते हैं वो हमारे कल्चर के बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, उनको देख देख के हम भी फॉलो करते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा होगा ये सब, क्योंकि उसमें दादाजी भी रहते हैं। तो पिताजी से ज्यादा कल्चर दादाजी को आता है। तो अगर मेरे परिवार में पिताजी मात्र है तो मैं कल्चर कम सीख पाऊंगा। तो मेरे परिवार में दादाजी भी है तो मैं कल्चर ज्यादा सीखूंगा। इससे कल्चर भी कंटिन्यू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आसानी से जाता है। तो पहला फंक्शन है, उन मेंबर्स की जरूरतें पूरी करता है जो अपना खर्चा। दूसरा क्या होगा? बेहतर तरीके से समाजीकरण हो पाएगा हमारा। तीसरा क्या होगा? कल्चर की कॉन्टिन्यूटी या निरंतरता होती है।
अगला है अनुशासन और सामाजिक नियंत्रण। तो अगर दादाजी वगैरह रहेंगे तो हमारा परिवार बेटर डिसिप्लिन में रहेगा, नहीं तो आप ठाकुर जी से तो समझ ही सकते हो। तो ज्वाइंट फैमिली में डिसिप्लिन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ज्वाइंट फैमिली के बच्चे थोड़ा डरते ज्यादा है, न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे ज्यादा मुंह चलाते हैं, है ना। तो मम्मी पापा से ज्यादा बहस कौन करते हैं? न्यूक्लियर फैमिली वाले। ऐसा होता कि नहीं? पापा आप ऐसे बात नहीं कर सकते। ज्वाइंट फैमिली हिम्मत नहीं है। ज्वाइंट फैमिली बच्चा ऐसे नहीं पूछ सकता कि पापा ऐसे पीट नहीं सकते, बात करने की छोड़ो। तो न्यूक्लियर फैमिली में हम मम्मी पापा से बोल देते कि सुनो, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं बड़ा हो गया हूँ, आप तू करके बात मत करो, या तो तुम बोलो या आप बोलो, अपन ऐसे बोल लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। ज्वाइंट फैमिली में कुछ नहीं, पापा धीरे मारो, बस ऐसे ही बोल सकते हैं, धीरे पिटाई करो। तो इस तरह से बोल सकते हैं, बस यही एक छूट रहती है ज्वाइंट फैमिली में। ये नहीं बोल सकते मत मारो, पापा लग रही है, पापा ऐसे ही बोल सकते, पापा ने हमने हाथ कैसे उठाया, फिर तो पैर भी उठाते हैं ना। तो ज्यादा अनुशासन ज्यादा नियंत्रण कहाँ रहता है? ज्वाइंट फैमिली। ठीक, अगला है एंटरटेनमेंट। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में मोबाइल चलाने की जरूरत ही नहीं है, इतने मेंबर्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता ही है जो आपका मनोरंजन करता ही रहता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के बहुत मजा आता है, या देखो ये ऐसे ही करेगा, या दो तीन भाई लेके किसी दूसरे भाई या दूसरी बहन की टांग खींचते रहोगे दिन भर, यही चलता रहता है ज्वाइंट फैमिली में। तो अगला जो फायदा है वो है मनोरंजन। तो कौन कौन से सोशल बेनिफिट्स होंगे हमें संयुक्त परिवार से? एक तो आर्थिक, वो सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक नहीं सामाजिक सुरक्षा। तो वैसे ओवरऑल तीन काम है, सोशल, इकोनॉमिक और नेशनल। सोशल में, सोशल में पहला होगा सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। दूसरा होगा सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तीसरा होगा कल्चर को बेहतर तरीके से कंटिन्यू करना। चौथा होगा बेहतर अनुशासन, बेहतर नियंत्रण। अगला क्या होगा? मनोरंजन। तो ये हो गए सोशल बेनिफिट्स। कितने लिख पाओगे? सीट्स में है क्या ये सारे? ये सब लिखना है ना, सीट दी है, इसको लिख के कल चेक कराना। अब हमें देखना है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में पहला काम ये रहता है कि आर्थिक में पैसों की बचत होती है ना। को क्या बोलेंगे? कम पैसे खर्च होने, मितव्ययिता। हाँ, इसके लिए और वर्ड होता है, एक होता है एक्स्ट्रा वेगेंट, जो ज्यादा खर्च करता है, इसका उल्टा क्या होगा? आर्यावटेम तो सर्वोत्तम होता है, बोलते हैं इसको। क्या है स्पेलिंग? SPAN, स्पैन। अच्छा, स्पेंड वाला, थ्रेफ्ट। अच्छा, जो कमी कम कर, अच्छा जो कम पैसा खर्च करते हैं उसको स्पेंड थ्रेफ्ट कहते हैं। अरे उल्टा हो गया ना, वो तो एक्स्ट्रा वेगेंट है, उसके लिए तो अच्छा वर्ड है एक्स्ट्रा वेगेंट। उसके लिए उसका एंटोनिम क्या होगा? अरे ठीक है, समझ लो, लिखा ही होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, अब सुनो। क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में सारे मेंबर्स अपनी इनकम जो सबसे एल्डर पर्सन होता है उसके हाथों में देते हैं। इसके बाद आपको ही पैसा मांगने में बताना पड़ता क्यों चाहिए। जैसे मैंने सलमान खान का इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे हम अपने पूरी इनकम अपने पापा को देते और फिर पापा हमें पॉकेट मनी देते। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, आप ही लोग जब जॉब में आ जाओगे, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहोगे, तो आप अपनी पॉकेट मनी मम्मी दादी जो भी उनको दोगे, और जब आपको ही पैसे चाहिए होंगे तो मम्मी पूछे क्यों चाहिए, और आपको रीजन बताना पड़ेगा, दोस्तों के साथ पार्टी, ऐसी कौन सी पार्टी, हर दिन पार्टी है। तो ज्वाइंट फैमिली में प्रॉब्लम है, आप अपने ही पैसे बड़ी मुश्किल से खर्च कर पाओगे। इसका मतलब पैसे बहुत हिसाब से खर्च होंगे जहां बहुत जरूरत होगी। दूसरा, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर बहुत बेहतर होगा। फैमिली में, परिवार में श्रम विभाजन अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा मेंबर्स होंगे तो सबके काम बहुत बेहतर होंगे। न्यूक्लियर फैमिली में एक ही आदमी को 3 4 5 काम करने पड़ेंगे। तो अगला फायदा क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर बेटर होगा इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फैमिली। और तीसरा होगा कि संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होगा, संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। तो खेत होंगे तो बड़े रहेंगे, बंटवारा हो ही नहीं रहा। तो एक दिन बताया भी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में ही क्यों हुई और यूपी बिहार में क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि यूपी बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा हुई, खेत बढ़ते चले गए, खेत इतने छोटे हो गए कि उसमें अब मॉडर्न कल्टीवेशन, आधुनिक खेती हो नहीं सकती। जबकि पंजाब हरियाणा में इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ थी नहीं, इसलिए वहां बंटवारा हुआ नहीं। तो ज्वाइंट फैमिली में फायदा ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती, ना मकान बटेगा, ना जमीन बटेगी, ना खेत बटेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो तीन फायदे रहते हैं, कौन कौन से? एक तो पैसे का प्रॉपर यूज होगा,
दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर बेहतर होगा, और तीसरा क्या है, संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, तो खेत वगैरह छोटे नहीं होगे, आप मॉडर्न खेती कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया, इनमें कोई दिक्कत? तो सोशल बेनिफिट्स बता दोगे ज्वाइंट फैमिली के, सामाजिक, तीन इकोनॉमिक बता दोगे। अब हमें समझना है नेशनल एडवांटेजेस या राष्ट्रीय लाभ। तो हमें नेशनल समझना है। अब समझो क्या होता है कि कौन सा बच्चा किस फैमिली से है, उस हिसाब से उसमें मूल्य या वैल्यूज डेवलप होते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किस तरह के परिवार में जल्दी आ जाती है, न्यूक्लियर या जॉइंट। जिम्मेदारी का भाव किस परिवार में जल्दी आ जाता? देखो मम्मी पापा दोनों ऑफिस जा रहे हैं, बेटा दूसरी सीटी के बाद कुकर बंद कर देना, बारिश आ रही है छत से कपड़े उठा लाना, ये सारा काम न्यूक्लियर में चल रहा होगा, ज्वाइंट में नहीं। ज्वाइंट में चाची बुआ इतनी है कि लड़के को काम नहीं करना, तो वहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं भी जूते उछाल के फेंक सकते हो, मम्मी ढूंढ के लाके रख देगी, कहीं भी कपड़े फेंक सकते हो, कहीं भी थाली खाना रख के, ये ज्वाइंट फैमिली में चल सकता है। तो जो ज्वाइंट फैमिली का बच्चा होगा उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो बाहर रहना होगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसका रूममेट उसे टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। बोले ऐसे कौन रहता है, बोले यार हम तो घर में ऐसे ही रहते थे। ठीक है, पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ रहेगी, न्यूक्लियर फैमिली में। पर कॉपरेशन कहाँ रहेगा, सहयोग की भावना किस में रहेगी, ज्वाइंट में। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में आपके भाई कजिन्स वगैरह, तो आप चीजें शेयर करते हो, है ना, अपने खिलौने, अपने कपड़े, अपनी किताबें। तो आप अगर ज्वाइंट फैमिली में आप पले होगे तो आपके अंदर सेंस ऑफ कॉपरेशन, सेंस ऑफ शेयरिंग, भावना हो जाती है साझा करने की। और जब हमें सहयोग करने की भावना, साझा करने की भावना, दूसरों की केयर करने की भावना आ जाएगी, तो हम अच्छे नागरिक भी बनेंगे। तो जो ज्वाइंट फैमिली का बच्चा होगा उसके अंदर वो सारे वैल्यूज आ जाएंगे जो एक अच्छे सिटीजन के लिए जरूरी है ना, जैसे कॉपरेशन, जैसे कि टॉलरेंस, है ना, कि झगड़ा कम ही करना पड़ेगा। आप इतने सारे भाई बहन होंगे, सबके अलग अलग विचार होंगे, पर आप सीख जाओगे कि यार उसकी मतलब थिंकिंग अलग हो सकती है, उसकी ओपिनियन अलग हो सकती है। तो समाज में हमें सहिष्णुता चाहिए, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी। तो हमें आपस में चाहिए टॉलरेंस, हमें आपस में चाहिए कॉपरेशन, हमें चाहिए ब्रदरहुड, भाईचारा। और ये सब हमें कहाँ से मिल सकता है, ज्वाइंट फैमिली से। तो ज्वाइंट फैमिली में अच्छे नागरिक बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं। तो हमारे देश को अच्छा फायदा क्या हो गया कि अच्छे सिटीजन्स मिलेंगे, अच्छे नागरिक मिलेंगे, पहला फायदा तो ये हो जाएगा। और इससे हमारी नेशनल यूनिटी बनी रहेगी कि हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, पहला फायदा समझ में आ गया, नेशनल यूनिटी फोस्टर होगी, बढ़ेगी। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी। अब मुझे बताओ, जो न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा होगा वो फौज में जाएगा तो ज्यादा निडर होके लड़ेगा, कि ज्वाइंट फैमिली का बच्चा ज्यादा निडर होके लड़ेगा? अरे न्यूक्लियर फैमिली का उसे डर लगेगा, मेरे बाद मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, फिर वो चिट्ठियां लगेगा और कहेगा ये हवा मेरे गांव जा, वहां रहती है बूढ़ी माँ, ऐसा बोलेगा कि नहीं? तो कहने का मतलब है जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहोगे तो आप डरोगे, है ना। और जब आपकी या तो ज्वाइंट फैमिली हो या फैमिली ना हो, तो आपने अगर सीता रामम मूवी देखी हो तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कैप्टन राम कि कोई परिवार नहीं था, इसलिए वो कभी नहीं बताता, जबकि उसके सीनियर की फैमिली थी, तो उसने बता दिया कि भैया ये हमारी प्लानिंग है, ऐसे ही तो हुआ था। तो अगर ज्वाइंट फैमिली भी होगी तो भी आदमी नहीं डरेगा कि भैया हमें मार दो, कोई दिक्कत नहीं, चाचा है, सांड जैसा ताऊ है ना, बड़े भैया हैं, बहुत कुछ है। तो ज्वाइंट फैमिली का सिपाही बिना डर के लड़ सकता। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कौन सी फैमिली हमारे लिए बेटर होगी, बेहतर होगी, ज्वाइंट फैमिली। तो अच्छे नागरिक मिलेंगे, राष्ट्रीय एकता अच्छी होगी। और दूसरा क्या होगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज्यादा निडर, ज्यादा बहादुर सिपाही पहुंचे। तो ये हमारे नेशन को दो एडवांटेजेस होंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो तीन तरह के फायदे होते हैं ज्वाइंट फैमिली में। कौन कौन से तीन फायदे होते हैं? सोशियो इकोनॉमिक और नेशनल। तो अगर ये 200 शब्दों में पूरा आ गया तो सबसे पहले किसी भी एक समाजशास्त्री के अनुसार ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा, फिर ऐसा त्रिभुज, ट्रायंगल, क्योंकि 3 पॉइंट है, इतना तो दिमाग में हो जाएगा ना। पता चला 3 पॉइंट है, तुमने ये बना दिया 1 2 3, ये विधभाषा छोड़ दिया तुमने, है ना। तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज, मतलब आप ये तो बता सकते हो ना कि कहाँ पॉलीगोनल बनना है, कहाँ टेट्रागोनल बनना है, क्या ये तो डिसाइड कर लोगे ना कि इसकी भी एक क्लास लगाई जाए कि सर ये भी समझा दो। मतलब हमें 3 पॉइंट लिखना है तो हमें ट्रायंगल बना के 3 लिखना है और फिर नीचे सबको डिस्क्राइब करना है। अब जैसे कई बार 7 मार्कर में हम लिखते हैं, तो 7 मार्कर में मेरे ख्याल से आप जो फ्लो चार्ट बनाते हो उसकी बजाय
अगर आप टेबल यूज कर लो या ऐसा कुछ पॉइंट कर लो, ऐसे कुछ करके यहाँ पॉइंट और एक लाइन में डिस्क्रिप्शन, वहीं आधी लाइन में डिस्क्रिप्शन, दूसरा पॉइंट यहाँ। फ्लो चार्ट में दिक्कत हो रही, केवल हेडिंग हेडिंग लिख पाते, उसके अंदर का एक भी पॉइंट नहीं लिख पा रहे। तो मुझे लगता है इससे कहीं नुकसान ना हो जाए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ऐसा ना हो कि हेडिंग हेडिंग छोड़ दें और आयोग में प्रोफेसर को ये पसंद में ना आए। तो अपन इससे अच्छा अपन जहां लगे कि टाइम कम है वहां तो ये फ्लो चार्ट बना दें। अदरवाइज अपन इस तरह का भी तो बना सकते हैं मॉडल, पहला पॉइंट और यहाँ डिस्क्राइब कर दें, दूसरा पॉइंट उसमें हेडिंग लिखें। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ दूसरा पॉइंट करके हेडिंग लिखी और आधी लाइन में यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ तीसरा पॉइंट हेडिंग और फिर डिस्क्रिप्शन, या इस तरह का, या इस तरह का टेबल बनाया, एक तरफ फंक्शंस लिख दिए, एक तरफ डिस्क्रिप्शन लिख दिया, विवरण। यहाँ पहला फंक्शन सोशल सिक्योरिटी, तो लिख दो ज्वाइंट फैमिली अपने बच्चे, वृद्ध और महिला हाउस वाइफ को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। एक टेबल वाला भी फॉर्म हो सकता है, एक तरफ हेडिंग एक तरफ डिस्क्रिप्शन, तो उसमें भी जगह उतनी ही भरेगी मेरे ख्याल से। तो अगर आपके पास टाइम है तो इस तरह का लिख देंगे। अब लग रहा है कि लास्ट टाइम के एक दो क्वेश्चन बचे, अब लिख ही नहीं सकते, तो फ्लो चार्ट बना सकते, ऐसा अपन कर सकते हैं ना। ये समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे? तब में फ्लो चार्ट हो, अगर उसको नहीं आया पसंद होगा क्या हेडिंग हेडिंग करके छोड़ दी, कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। अगर वो नंबर काटता गया, साथ में 3, साथ में 2.5, साथ में कुछ भी, तो हो सकता है हमारे इंटरव्यू कॉल ही ना हो। तो सब पे रिस्क ना लेकर अगर अपन ऐसा एरो बना के कुछ थोड़ा थोड़ा लिख दे, दो दो वर्ड, दो दो शब्द ही लिख दे तो बहुत है। जैसे अपने लिखा सोशल सिक्योरिटी, तो लिख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी टू चिल्ड्रन, ओल्ड एज एंड हाउस वाइफ्स, इतना तो लिख सकते हैं ना। बच्चे, वृद्ध और घरेलू महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, इतना तो लिख सकते उसी लाइन में, ठीक है। या पर लगता वो भी नहीं हो रहा तो इस तरह लिख सकते बच्चे, वृद्ध और घरेलू महिलाएं को, इतने भी छोड़ दो, वो समझ जाएगा किसको किसको सोशल सिक्योरिटी देना। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा लिखेंगे तो नंबर काटने की गुंजाइश नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे, ज्वाइंट फैमिली जैसे आएगा कि 200 शब्दों में लिखो, अपन को ज्वाइंट फैमिली में फंक्शन से लिखना है। दादाजी कहाँ से है ना, ये जो दादाजी हैं कहाँ गए, ये भगवान जी से 2-3 साल छोटे हैं, बस है ना? हाँ वही तो, बस वही तो यही है, मतलब ये प्री कैम्ब्रियन टाइम में तो आ ही गए थे ना। अब समझ, तो अपन को क्या करना है, जो तुम्हें सबसे अच्छी परिभाषा लिख रही है उसके अनुसार पूरी डेफिनेशन देना है, फिर ये वाला ट्रायंगल बनाना है, फिर एक एक करके सबको डिस्क्राइब करना। ऐसा कर पाओगे? ऐसे तो करके 2 पेज में अपन को लिखना है। तीनों अपन ने पढ़ लिए कौन कौन से फंक्शंस हैं। अब हमें पढ़ना है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमें डिसएडवांटेजेस पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है कि ज्वाइंट फैमिली से क्या क्या डिस, तो पहली चीज है सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं। देखो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो पाना, तो क्या होता है कि अगर घर में कोई कमा रहा है, उसके 1 या 2 बच्चे हैं, तो उनको वो अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल सकता है, अच्छे से अच्छे होटल में खाना हर हफ्ते खिला सकता है, सारे खर्चे कर सकता है। और उसे पता है अगर हम अपने बच्चों को इसी स्कूल में डालेंगे तो हमारे भाई के बच्चे, समझ में आ गया, बड़े भाई के छोटे भाई के बच्चे, इनको कैसे पढ़ाएंगे। तो कई बार होता है ज्वाइंट फैमिली के चक्कर में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है और हम अपने फैमिली मेंबर्स की सारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि बाकियों का भी तो ध्यान रखना है। ऐसा होता है कई बार, किसी लड़की की शादी में बहुत खर्चा क्यों नहीं हुआ कि अभी 3 बहनें और बैठी, ऐसा सुना होगा। और प्लस सबके एम्बिशन एक जैसे नहीं होते, परिवार में सबकी उम्मीद एक जैसी नहीं होती है। तो अगर आप एक जैसा व्यवहार करोगे, मान लो 4 बहनें हैं, एक बहुत सीधी सी है, जैसे भी शादी कर दो वो एडजस्ट कर लेगी, पर एक को तो सारी रस्में चाहिए, उसे तो वो संगीत वाला और वो सारे चाहिए। अब उन्हें कहा तो बड़ी बहन में भी कुछ नहीं हुआ, इनमें भी कुछ नहीं करे, अब वो लड़ गई, हमें क्या करना, हमें तो प्री वेडिंग शूट भी चाहिए, हमें ड्रोन भी चाहिए, है ना, और ड्रोन बिल्कुल पास से चाहिए, है ना, कुछ भी। तो एक्सपेक्टेशन सबकी एक जैसी नहीं होती है ना, सबके एम्बिशंस अलग हैं। पर आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करोगे तो असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। तो पहला समझ में आ गया कि मेंबर्स बहुत हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन एम्बिशंस बिल्कुल अलग है, पर अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट करोगे तो वो सब डिससेटिस्फाइड रहेंगे, असंतुष्ट। पहला समझ में आ गया, सबकी अपेक्षा पूरी नहीं की जा सकती, है ना, एक्सपेक्टेशन कांट बी फुलफिल्ड, है ना, पहला। दूसरा, विवाहित स्त्रियों में असंतुष्ट। जो दूसरा है वो मैरिड वुमेन में डिससेटिस्फाइड। इनमें अगली प्रॉब्लम है मैरिड वुमेन में, तो इनमें 2 कारण हो सकते।
पहला है कि इन्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का नहीं मिल रहा। हिंदी में क्या बोलते हैं क्वालिटी टाइम को? पता नहीं कछु बोलते, पर सुना बहुत है हमने कि क्वालिटी टाइम पूर्वक। तो क्या होता है कि नई नई बहू आई है, उसको अब पति ऑफिस से आया, उसे दो बैठ के चाय वाय देनी, दो बातें करनी है। पर ज्वाइंट फैमिली में भीड़ इतनी है, ये दिक्कत है। कभी भी जेठ आ जाते तो भगना पड़ता है, कभी भी ससुर आ जाते हैं, तो क्वालिटी टाइम बचे ही कहा। पता चला थोड़ी सी बात के सुनो जी बात हो ही नहीं पा रही। अब उसने बहुत परेशान करना शुरू किया कि अब हमें हनीमून जाना है, वहीं हमें क्वालिटी टाइम मिलेगा, वहीं बातें हो पाएंगी। तो अब लड़के ने डरते डरते पापा से कहा, पापा हमें जाना हनीमून। पहले तो उन्हें दादाजी ने आस पड़ोस 10 जगह पूछा होगा ये होता क्या है कि उनके टाइम पर ये होता नहीं था। उन्हें पता चला कि भैया दूर घूमने जाते हैं जब शादी हो जाती है। बोले अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बोले चलो सब लोग माँ वैष्णो देवी की ट्रिप रख लेते। पता चला पूरा परिवार माँ वैष्णो देवी की जयकारे, माथे में पट्टी लगाए, बहू पकड़े पट्टी सिर दर्द में, क्योंकि उसे चाहिए था क्वालिटी टाइम। पर उन्हें, दादाजी को पता ही नहीं था कि केवल इन दोनों को भेजना था। उन्हें लगा कि हनीमून मतलब शादी के बाद दूर कहीं घूमने जाना है। बोले ये तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे, माता के यहाँ जा भी नहीं रहे थे, लगता है माता का बुलावा आया है। तो पहला तो ये होगा, पहला तो समझ में आ गया कि क्वालिटी टाइम मैरिड, न्यूली मैरिड कपल को नहीं मिल रहा। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो महिला है वो सोच रही है कि पति को कैसे घी का हलवा खिलाएं, कैसे काजू कतली खिलाएं। पर दिक्कत के इतने सारे हैं, और अभी अभी बहू के पिताजी आके दे गए बेटा इतना सा डब्बा 200 ग्राम का, खुलेगा तो झूरन भी नहीं मिलने वाली इसकी। तो कई बार महिलाओं की इच्छा रहती है कि हम कैसे अपने बच्चों, अपने पति को कुछ बना के खिला दें। और अगर वो साड़ी से ढाक के पल्लू से ले भी जा रही है, और किसी ने देख लिया कि का ले जा रही हो, अरे चाची जे का है, अरे ये चाची तुमने तो बहुत अच्छा बनाओ, तो पूरा खप जाएगा। तो कई बार ऐसी भी महिला होती है, किचन में बनाया, जल्दी जल्दी से पल्लू में ढाका और तेज स्पीड से बिल्ली जैसे दबे पांव से जा रही, पर पकड़ी जाती है कई बार। तो दूसरा डिससेटिस्फेक्शन है, असंतोष है, वो अपनी पत्नी और बच्चे की केयर वैसे नहीं कर पाती है जैसा वो सोच रही। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो महिलाओं में असंतोष। तीसरा, ठीक है, और ये सारे में जितनी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं ये सब आपने ऑब्जर्व की होंगी, है ना? बस मैं आपको वो बता रहा हूं, है ना? तीसरी प्रॉब्लम है फ्रीडम। हमने क्या बोला था, डिसिप्लिन यहाँ ज्यादा है, कंट्रोलिंग ज्यादा है ज्वाइंट फैमिली में। तो लड़कियों को खासकर फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलती। ज्वाइंट फैमिली के बच्चियों को हायर एजुकेशन कम भेजा जाता है ना? क्या करना है, जैसे मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, बीना सिंह तोमर। तो वो पढ़ती थी, तो उसके दादा की भी मम्मी जिंदा थी। हाँ, दादा की भी मम्मी। और उसका ट्रीटमेंट मेरे ही पापा कर रहे थे। नहीं पापा मर जान दो, अब क्या है ना? अब मैं जब भी उनसे मिलने जाता था तो इतना बड़ा तो डब्बा च्यवनप्राश का रहता था, हर 3-4 दिन में खत्म कर देती थी। मैंने कहा दादी तुम्हारे चक्कर में करोड़ों के मुनाफे में जा रही है ना? वो कुछ भी, अब उनका ये मानना था हमारी लड़की 10वीं पास हो गई, अब क्या करना है? बोले हमारे खानदान में कऊ 10वीं तक नहीं पढ़ी, ये पढ़ गई बहुत है, अब ये हो गई 15 साल की, अब इसका विवाह करा दो। तो बहुत लड़ झगड़ के स्कूल 10वीं तक भी इसलिए पढ़ाया कि स्कूल आधा किलोमीटर दूर था, और जो 11th-12th का स्कूल था वो 3 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने इतने नाटक किए कि मेरी लाश में से हम, ये कछु दिन में तो बनने ही वाली हो, है ना, क्या गुजरना पड़ेगा। पर उन्होंने नाटक बहुत किए, पर वो बच्ची, वो बिना 11th भी पढ़ा, 12th भी पढ़ा, यूजी पढ़ा, पीजी पढ़ा, फिर क्योंकि दादी वो मर चुकी थी बीच में ना पर नाटक उनने इतना किया, इतना बवाल मचाया, बहुत रोना गाना किया, अरे लड़कियां बिगड़ जाती हैं ज्यादा पढ़ने में। तो ज्वाइंट फैमिली में डिसिप्लिन और कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो फ्रीडम सबके लिए ही कम है। लड़का अगर कुछ नया करना चाहे तो भी दादाजी शायद परमिशन ना दें, जो भी हो। तो अगली प्रॉब्लम है लैक ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अभाव। तो अगली समस्या है ज्वाइंट फैमिली में स्वतंत्रता का अभाव। अगला हो सकता है रूढ़िवादी मानसिकता, कंजर्वेटिव माइंडसेट। अगली जो प्रॉब्लम है वो है कंजर्वेटिव माइंडसेट। ठीक है, अब ऐसा समझते हैं जैसे पहले शायद दाने आते थे अपने चिकन पॉक्स वगैरह में, तो अपन देवी बोलते थे गांव में, और देवी पूजा होती थी, तेल वगैरह चढ़ाया जाता था, और हल्दी वल्दी खाना सब शायद बनता, ऐसा कुछ होता था ना।
मसाले वसाले सब माता पूछती थी। तो एक्चुअली वो वायरल इन्फेक्शन है। अगर आपको एंटीवायरल दवाइयाँ या एंटीबायोटिक चला दे तो आप ठीक हो जाओगे, है ना। तो माता थी। और जब आपको सर ने ट्राइब्स पढ़ाई होगी तो वहां भी आप पढ़ाएंगे अभी इस बैच में, तो वहां भी देवियों के नाम है। मलेरिया का नाम अलग है। अगर यही कोविड 40-50 साल पहले आ जाती तो अच्छी खासी माता का दर्जा मिल जाता। सच में बोल रहे, आप पढ़ोगे ट्राइब्स को, उन्होंने मलेरिया चेचक सबके नाम रखे, किनका नाम कौन सी माता है ना। तो कहने का मतलब वही है। तो रूढ़ीवादी मान सकता है, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, कभी किसी को पीलिया हो गया तो झड़वाने ले जाएंगे, है ना। अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर के उसकी पर्सनालिटी स्प्लिट होने लगी, वो रियलिटी से दूर जाने लगा, वो वास्तविकता में नहीं रह रहा है, तो लोगों को लगता है देवी आ गई, माता आ गई है ना। तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाते कई बार, जैसे विवाहित महिलाएं ऐसे ज्वाइंट फैमिली में घुट घुट के मरेंगी तो इन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर तो हो ही जाएगा। जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगी, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी, जो चीजें बाहर नहीं बता पाती, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। इसलिए जो अकेलेपन में रहने लगते हैं उन्हें बीमारियां होती है, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है ना। जब आप अपनी भड़ास निकाल लोगे तो आपको कभी भी मेंटल डिसीज नहीं होगी, ये चीज याद रखना। और इसलिए न्यूक्लियर फैमिली में लोग, मतलब जहाँ बातचीत है, लेकिन वहाँ विवाहित महिला हो सकती है। तो गांव में देखना ऐसी महिलाओं को देवी बहुत जल्दी आती, बहुत जल्दी आती है। अभी बताया भी था, एक हुआ भी था, है ना। हम लोग को बुलाए, मुझे बहुत मजा आता है। आया, मैं गया, मैंने कहा सुनो मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तुम देवी हो क्या हो। बोले कैसे भरोसा दिलाऊं, भूत बोल रहा मुझसे, कैसे दिलाऊं। मैं आदित्य सर, संजीव सर, सब लोग बैठे। मैंने कहा मैंने 90-20 देखी है, उसमें उल्टे भूत उस पर चढ़ सकते हैं। तो और क्या, मैं ऐसी ऑर्डर दे रहा हूँ, हम के चलो आप कुश्ती करते हैं, हरा दिया, हम काय के भूत हो। तो इतना इरिटेट किया हम लोगों ने भूत को कि होते ही नहीं है। सब मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, सब के सब। कुछ का साइंस ने इलाज ढूंढ लिया है तो इलाज हो जाता है, कुछ का नहीं ढूंढा। ऐसा तो कैंसर भी लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो कहाँ इलाज होता है। तो ये सब थोड़ी वो कोई देवी प्रकोप है, भैया ठीक नहीं हो रहा। क्या है कि साइंस की एक लिमिट है, जितनी रिसर्च होगी उतना हमें पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे रिसर्च होगी तो सारी सब डिसीजेस हैं, ठीक है। कोई भी सुपर नेचुरल पावर आवर कुछ नहीं होता है। लिख लो, तुम्हें जहां लगता है सर यहाँ भूत है मुझे ले चलो, तुम्हें लगता है इनको देवी आती है भूत आते मुझे ले चलो, कहीं नहीं है। जिसने जहां देखे मुझे ले चलो है ही नहीं, कहीं भूत होते ही नहीं है। और तुम्हें भी जब अधिकारी बन जाओगे तुम्हें भी यही समझाना है। तो जो कंजर्वेटिव माइंडसेट होगा, क्योंकि मैं ऐसा एक केस देख चुका हूँ, एक भाई बहन थे, लड़की की परसेंटेज आती थी 75, लड़का 95, 97, 98। लड़के की आई टॉप 10 एमपी में रैंक, आईआईटी क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी वो अमेरिका में सेटल है। और जो लड़की है वो एवरेज थी, मतलब ठीक तो ठीक 75 78 वो ठीक थी, पर भाई की कंपेरिजन में बहुत कम थी। तो जो भी रिलेटिव आते थे उनकी मम्मी कहती थी देखो हमारा लड़का तो बहुत हीरा है, उनकी लड़की वो तो ऐसी है, ऐसी मतलब ऐसे। तो उसे लगता था मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो अचानक उसको मिर्गी जैसे दौरे, फिट्स टाइप के दौरे, ऐसे डीप ब्रीदिंग टाइप के दौरे आने लगे। तो उसको हर प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखाया, बहुत पैसा, मैं भी साथ में गया, उसमें मैं एमबीबीएस कर रहा था। इसके बाद हम उसे ले गए सरकारी, मैंने कहा चलो एक बार सरकारी दिखा देते। तो वहाँ एक मैम थी, बहुत सीनियर भी नहीं थी, पर मैंने मैम से कहा कि मैम ये क्या, बोले कुछ नहीं, ये अटेंशन सीकिंग दौरे हैं। मतलब जब आपको अटेंशन नहीं मिलेंगे तो आप ही खुद ऐसी हरकतें करने लगोगे, सब पूरा घर आपको अटेंशन। सोचो ना, अगर चक्कर खा के आप गिर गए तो सोचो फोन लगा दिया जाएगा, ये ताई ये बुआ ये मौसी सब देखने आ जाएंगी। और जैसे ही बोल दिया जाए आईसीयू में है तो लोगों को लगता अब तो जाने ही वाला है, तो सब आ जाएंगे। तो सोचो था उसको कितना टेंशन मिल रही होगी। अब वो लड़की ठीक होने लगी, पर बीच में उसे दौरे आने लगे। तो उन्होंने यही सॉल्यूशन दिया कि जब भी इसको दौरे आए तो इसको छोड़ दो, तड़पने दो, सब आने दो, ये ठीक हो जाएगी, है ना। तो एक दिन उसको चक्कर आए, वो तड़प रही, तो उनकी मम्मी बोले सुनो जी तुम्हें चाय बना दे, लड़की तड़प रही है ना। अरे तुम्हारे टिफिन पैक करा दो। उसे लगा 15-20 मिनट तक कुछ नहीं हो रहा, वो अपने आप ठीक हो। तो वो जानबूझ के नहीं करी है, हमारा ब्रेन करवाता है जो हमें खुद नहीं पता चलता। तुम्हें ही दौरे आएंगे, तुम ही बोलोगे मैं भोला राम हूं, मैं पीपल के पेड़ में रहता था, इसने पीपल के पेड़ में मुद्द दिया था इसलिए मैं इस पे सवार हो गया था। समझ रहे, कहानी तो यही होती है। या तो तुमने किसी पेड़ पे किया होगा, किसी चबूतरे पे किया होगा। समझ रहे, जैसी तुमने अगर टॉयलेट की किसी चबूतरे पेड़ पे, और तुम्हें किसी दोस्त ने कहानी सुनाई कि यहाँ पर बहुत पवित्र कुछ दफन है, और तुमने ये गलत किया, तुम सोचना शुरू कर दो, परेशान हो जाओगे क्या सच में ऐसा हो जाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम ज्यादा सोचोगे। ओवर थिंकिंग वाले होने चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए। जैसे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, मतलब पढ़ाई करो, सोचना मत, सोचो मत। जिस दिन तुमने सोचना शुरू कर दिया होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब होगा एग्जाम हॉल में, तुम अपने ऊपर एक अनड्यू प्रेशर, एक अनावश्यक दबाव ले लोगे।
पर तुम सोचोगे यार कृष्ण जी कहते कहते गीता छाप गए कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अरे वो कहते कहते मर गए नहीं कह सकता, अमर है, अमर है वो। तो वो यही तो कह रहे हैं कि कर्म करो। उस सच में जैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर रहा हूं, मैं कभी नहीं सोचता हूं कि क्या हो। बस मैं सोचता हूँ ये 4.0 चल रहा हूँ, इनका 20 अगस्त तक पूरा कराना है, फिर उनकी आंसर राइटिंग शुरू कराना है। 6.0 है, इनका बहुत अच्छे से 20 जनवरी तक कराना। इसके अलावा कुछ नहीं करता। क्या होगा इसके बाद, नया बैच बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कभी नहीं सोचते। ना मैं कभी ऐसा कोई डिस्कशन करता हूँ, किसी भी टीम मेंबर से पूछ लो, कभी कोई बात नहीं होती है। जो बैच है उनको पढ़ा दो, आगे बैच बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा कि नहीं होगा, हमें कुछ नहीं। तो मेरी यही बात होती है कि इनको पढ़ाओ, बाद में देखा जाएगा। तो हमें पता है ना, हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो आगे अच्छा मिलेगा। तो सीधी सीधी बात है ना। और लोग जानते हैं, जैसे आज एक हॉस्पिटल में गए तो वहां एक बोल रहे थे कि हमारी 5 सहेलियां जबलपुर से आई हैं। आपकी कोई फ्रेंड आकार में पढ़ती होंगी, तो वहां किसी से मिला, तो कहीं भी जाते लोग जानते हैं कि जबलपुर से हमारी 5 सहेलियों का ग्रुप आया, उन्होंने 6.0 ले लिया। तो मैं कहीं भी जाता हूँ वहां कोई ना कोई पहचान जाता, जान लेता है। जबलपुर से एक मैम आई, आज प्रिंसिपल थी, है ना, वो भी बोले थे काफी अच्छा नाम। तो आज 2-3 लोग मुझे जबलपुर के पहचानने वाले मिल गए इंदौर में। तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है आप अच्छे कर्म करो, बहुत है। ये सीधी सीधी बात है। तो ये समझ में आ रहा है, क्लियर? तो आप लोग जिस दिन ये सोचना बंद कर दोगे कि हमारा रिजल्ट का क्या होगा, उस दिन अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपके कर्म खराब होंगे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या रूढ़िवादी मानसिकता होती है, वो पी लिया होगा तो झड़वाने चले जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे इसका बिलीरुबिन लेवल कम है, इसका लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी आरबीसी ज्यादा टूट रही है, कुछ और रीजन। वो तुरंत लगेंगे नीम हकीम पे चले जाओ। अगर आप स्लिप हो गए, फ्रैक्चर आ गया, तो वो कहेंगे कि भैया बिठवाने वाले हैं। ऐसा होता है कि नहीं? और वो क्या करते हैं, उंगली उंगली टेलीमेडी बिठा देते हैं। और अगर उन्होंने सही नहीं बिठा पाई, एक्चुअली क्या होता है, हड्डी कहीं भी सेट होगी दर्द खत्म हो जाता है। हड्डी सही सेट होगी तो भी दर्द खत्म होगा, गलत सेट होगी, बस सेट होना चाहिए तो वो दर्द खत्म हो जाता है। अगर अगर उन्हें हड्डी गलत सेट की, तो आज से 10 से 15 साल बाद उसमें पस आएगी और उतनी हड्डी काटनी पड़ेगी। जब मेरा फाइनल प्रॉप था तो हमारे एक डिपार्टमेंट होता ऑर्थो, तो हम लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती। मेरे पास जितने भी इन्फेक्शन के केस थे, सबसे हिस्ट्री ली थी कि आपका फ्रैक्चर हुआ, तो बोले हाँ 10 साल पहले, 7 साल पहले। फिर क्या किया था, हमारे गांव में एक बिठाने वाले थे और सबकी हड्डियां काटी गई थी। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर एक्सरे होना जरूरी है कि जब आपका हड्डी डॉक्टर ने बिठाई और प्लास्टर चढ़ाया तो उसमें हड्डी सही सेट हुई है कि नहीं। क्योंकि गांव में जो बिठाते हैं वहां एक्सरे हो नहीं सकता। अपन को लगता है दर्द हो गया सही, दर्द खत्म हो गया सही, बैठ गए। पर ज्वाइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम्स है, भूत प्रेत, नीम हकीम, कंजर्वेटिव माइंडसेट, पूजा पाठ, राहु केतु, पता नहीं क्या क्या। तो ये अगली प्रॉब्लम है कि मॉडर्न थॉट्स वाले नहीं है। लड़कियां फैशन डिजाइनिंग कर सकती हैं, लड़की हायर एजुकेशन में जा सकती हैं, लड़कियां सैलून भी खोल सकती हैं, लेकिन नहीं है। कौन सा समाज है, अगर कोई लड़की बोले कि मैं मेंस सैलून, पुरुषों का सैलून खोलना चाहती हूँ, कोई अलाउड नहीं करेगा। पुरुषों के नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलते हैं, पर कोई नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ज्वाइंट फैमिली में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि ज्वाइंट फैमिली में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। डिसएडवांटेज समझ में आ गए कि किसी भी ज्वाइंट फैमिली में क्या क्या समस्याएं हैं। अब हमें समझना है क्या चेंज आ रहा है। तो पहला चेंज है रेजिडेंस में, हैबिटेशन में इंटरनल चेंज, आंतरिक परिवर्तन। अगला है इंटरनल चेंज इन हैबिटेशन। अब इस समझो, पहले क्या होता था, पर्सनल रूम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले ज्वाइंट फैमिली में कोई पर्सनल कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब अगर आप गांव कस्बे में जाओ और आपको किसी भी पड़ोस के घर में एक नया कमरा बनता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाना यहाँ के किसी लड़के की शादी तय हो गई है और उसके लिए एक पर्सनल रूम बनने जा रहा है। तो जब तक लड़का लड़के की शादी तय नहीं होगी, उसके लिए पर्सनल रूम नहीं बन। तो आप कभी भी कस्बे लेवल पे जाओगे तो वहां आपको जब भी, हमेशा देखना, शादियों का सीजन आएगा 1-2 महीने पहले आपको लेबर एबर 2-4 एक कमरा बनता हुआ, और जिसका कमरा बन रहा वही लड़का एक्टिव होगा, है ना, क्योंकि वो अपने हिसाब से बन रहा, वो वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहा है जहाँ शादी तय हुई। ऐसी है लड़की बता रही कि कैसे कैसे बनना है, यही चल रहा है ना। तो कुल मिला के इसका मतलब है अब ज्वाइंट फैमिली में इंटरनल हैबिटेशन, आंतरिक आवास की व्यवस्था बदल चुकी है। अब सबको व्यक्तिगत रूम मिल चुके हैं। पहले व्यक्तिगत रूम नहीं मिलते थे। नहीं हो तो दादा दादी से पूछ लो कि आपको कभी आपके लिए
पर्सनल रूम मिला है, नहीं मिलता था। पर अब ज्वाइंट फैमिली में चेंज क्या हो गया कि ज्वाइंट फैमिली में घर के अंदर ही आपको एक सेपरेट रूम देने लगे हैं। जैसे वो वाली प्रॉब्लम थी ना क्वालिटी टाइम वाली, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, इकोनॉमिक या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, आर्थिक योगदान, ये बदल चुका है। समझो क्या है कि, या इसमें एक और लिख सकते हो, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति। पहले क्या होता था कि जब भी पैसे कमाते थे ज्वाइंट फैमिली में तो पूरा पैसा देते थे, पूरा के पूरा मंथ की सैलरी दे देते थे। अब नहीं देते, अब उतना ही पैसा देते हैं जिसमें अनाज सब्जी थोड़ा बेसिक नीड पूरी हो जाए, बाकी अपने खुद के बैंक अकाउंट में होती है। अब रहते ज्वाइंट फैमिली में, रहते एक मकान में, पर पापा जी ने एक खेत खरीद लिया है कहीं, पापा जी ने एक प्लॉट ले लिया है कहीं, चाचा जी ने भी एक कहीं प्लॉट खरीद लिया, ऐसे किससे सुनते होंगे। तो ये अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, पहले कुछ नहीं था। जो भी पैसा आता था पूरा का पूरा पैसा घर में दिया जाता था, अब पूरा पैसा घर में नहीं दिया जाता। ये बात समझ में आ रही। अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए बन जाती। क्लियर। तो अगला जो डिफरेंस आ गया है वो आ गया है कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कमी में एक चीज रह गई है, एक कमी में याद आया, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। एक चीज याद रह गया, डिवीजन ऑफ लेबर सही नहीं रहता। कभी आपने ज्वाइंट फैमिली में अगर तुमने देखा हो कि दो बहुएं हैं, एक किचन में खाना बना रही और एक बाहर पंखा कर रही है, इनमें से देवरानी कौन होगी, जेठानी कौन होगी। अगर किचन में कोई खाना बना रहा हो, एक बाहर गर्मी में पंखा से हवा कर रहा है, इनमें से कौन जेठानी होगा, कौन देवरानी होगा। खाना बनाने वाली कौन है और पंखा करने वाली। जब तुम्हारे यहाँ चाची आती हैं तो मम्मी चाची में कौन काम करता है। चाहे मम्मी चाची के यहाँ जाए तो भी चाची चाय चाय बनाएंगी, और चाची मम्मी के यहाँ है तो भी चाची ही। ऐसा है कि नहीं, चाची आएंगी बोले दीदी चाय पीनी है, चलो हम बना देते, यही तो होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर सही कहाँ हुआ, आपने देवरानी को काम ज्यादा दे दिए और जेठानी को काम कम दे दिए। जब भी शादी होगी तो यही तो बोलती है जेठानी कि आज से सारी घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है ना, इतने सालों तक मैंने ढोई है, वो कहने का मतलब कल से तुम्हें काम करना है, उसको अच्छे वर्ड में बोल दे। तो अगला जो एक प्रॉब्लम है वो डिवीजन ऑफ लेबर फॉल्टी है, दोषपूर्ण है, जिसमें सारे मेंबर्स पे एक जैसी जिम्मेदारियां नहीं रहती। एक तो ये चेंज हो गया। अगला चेंज हो गया है खाने का। इरावती कर्वे जी ने बोला था कि ज्वाइंट फैमिली वो है जो साथ में खाना खाते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। अब लोग थाली ले लेके अपने कमरे में खाने चले जाते हैं। ऐसा हुआ कि नहीं। और दादा दादी दुखी है कि जब से छोटे लड़के की शादी हुई है तब से साथ में खाना खाते नहीं, पता नहीं बहू ने कौन सा मंत्र फूंक दिया है, ये वही साथ में खाता। कहने का मतलब है अब जरूरी नहीं कि ज्वाइंट फैमिली में साथ में ही खाना खाएं, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी सबकी नौकरियां अलग अलग है, टाइमिंग भी अलग अलग हो सकती है। एक पॉसिबल भी नहीं आज के टाइम पर, ये संभव भी नहीं है। हो सकता है किसी की सुबह ट्यूशन हो, किसी की लेट नाइट ट्यूशन हो सकता है पता चला कुछ 1:30 ही आ गए, खाना 2 बजे खबरा नहीं खा पा रहे। तो क्या हो गया, एजुकेशन जॉब के चक्कर में अब साथ में जो खाना वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो। तो पहला चेंज क्या आ गया है, सबके लिए अब पर्सनल रूम घर में ही बनने लगे हैं। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति बनने लगी है जो पहले नहीं बनती थी। इसके बाद खाने का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और क्या चेंज आया होगा ज्वाइंट फैमिली में, देखना हेडिंग एक आध पढ़ना। हाँ, फ्रीडम। अब थोड़ी सी स्वतंत्रता या फ्रीडम क्या हो गई है, मिलने लगी है। अब ज्वाइंट फैमिली में सबको, बहुओं को भी जॉब, क्या मैरिड वुमेन शादी के बाद जॉब कर रही हैं, कर रही हैं। तो अब सबको काम करने की पढ़ने की फुर्सत मिले। कई क्लास में ही आती है जो मैरिड है और पढ़ने आती है, इसका मतलब उनकी फैमिली अलाउ कर रही है, पहले नहीं था। तो अगला है कि स्वतंत्रता महिलाओं को ज्यादा मिलने लगी है। अगला कोई पॉइंट लिखा है क्या। हाँ, अगला देखो, पहले क्या है कि बच्चों को भगवान की देन माना जाता था, अब तुम्हें बता दिया कि नहीं माना जाता है ना। तो अब क्या कर दिया है, ज्वाइंट फैमिली तो रहती है, जनरेशन बहुत सारी रहती है, पर हम दो हमारे दो का ही कॉन्सेप्ट है। तो बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, पता चला ज्वाइंट फैमिली है और 15-16 लोग हैं, वही 30-40 लोग वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है ना। तो अब ज्वाइंट फैमिली होने के बाद भी सदस्यों की संख्या कम हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि पिताजी के आप इकलौते हो और चाचा के भी एक ही औलाद है, तो पता चला 5 ही 6 लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 वो, 2 आप हो, 2 दादे, 8 लोग में पूरी 3 जनरेशन हो गई। तो अब ऐसी भी ज्वाइंट फैमिली आपको दिखेगी। ये समझ में आ गया कि नहीं। तो ज्वाइंट फैमिली में होने वाले चेंजेस। अब हमें देखना है भविष्य। तुम बहुत अच्छा देख ही लेते हो,
है ना। अब देखना है फ्यूचर क्या है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार का भविष्य क्या होगा। ठीक है? तो कुछ लोग कहते हैं कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो लोगों के पास खेती के अलावा एक और ऑप्शन आ गया है, और वो गांव से दूर जाके शहरों में जॉब करने लगे। कुछ लोग एजुकेशन के लिए गांव छोड़ के शहरों में आ चुके। कई लोग सोशल सरकमस्टांसेस, सामाजिक परिस्थितियों की वजह से भी, जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, दलितों का उत्पीड़न, इस वजह से भी गांव छोड़ के आने लगे। कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी सोच वाले लोग हैं उन्हें कहा, अरे हम तो ऐसी ऐसी जाति वाले, हमको तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर जो छोटा बेटा पढ़ा लिखा है वो मना कर देता है कि भैया हम ऐसी जाति प्रथा नहीं मान पाएंगे, तो वो शहर चला जाता है। बोले भैया हम ऐसे गांव में नहीं रहेंगे जहां में कुएं में नहाने ना दिया जाए, तालाब में नहाने ना दिया जाए, मंदिर जाने ना दिया जाए। तो पुराने जो दादा दादी की जनरेशन, वो ये सारे रिस्ट्रिक्शन मान लेते। वो कहते थे हमारा जन्म ही इसी वर्ण में हुआ है तो भगवान ने ये सजा दी है, ऐसे वो मानते। और जो आज की पीढ़ी, वो ये सब कुछ नहीं, उसे लगता हम सब इक्वल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको इक्वल राइट दी है तो हम क्यों माने। तो कई बार वो शहर चला जाता। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बेहतर शिक्षा की वजह से, या समाज की कुछ परिस्थितियों से लोग अब अपने परिवार को छोड़ के शहरों में रहने लगे हैं। और वेस्टर्न सोसाइटी में जॉइंट फैमिली बची नहीं है। समझ में आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन था, खेती। खेती होगी गांव में तो पूरा परिवार गांव में रहता था, लेकिन अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, दूसरी जॉब से मिलने लगी, तो अब लोग शहर जाने लगे। तो गांव की जॉइंट फैमिली धीरे धीरे टूटना शुरू। इसके बाद एजुकेशन के चक्कर में हम सब बाहर आ ही गए तो जॉइंट फैमिली और टूटी। और समाज की कुछ परिस्थितियों की वजह से भी हो सकता है। तो कुछ लोगों का मानना है, उन्होंने कहा जैसे भी वेस्टर्न कल्चर्स में या वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है, ऐसी धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में भी धीरे धीरे जॉइंट फैमिली खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है। ठीक है, ये तो हो गया कि कुछ लोगों का मानना है कि जॉइंट फैमिली का फ्यूचर सही नहीं है। अब इसको आर्ग्यू करते हैं। तो एक समाजशास्त्री है कपाड़िया जी, ये नाम दे देंगे, नोट्स में है नहीं। तो एक कपाड़िया जी है, उन्होंने एक स्टडी करवाई थी और उन्होंने ये स्टडी की थी और बोला था कि 57% लोग जो ग्रेजुएट हैं, तो 57 ग्रेजुएट्स, स्नातक लोग अभी भी कैसी फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली। तो कपाड़िया जी ने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे का ये कंक्लूजन लग रहा था कि 57% स्नातक लोग अभी भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो ये धारणा बनाना कि पढ़ा लिखा आदमी जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करता, ये गलत हो गया। क्योंकि जॉइंट फैमिली में मात्र 43% ग्रेजुएट्स हुए। और बाद में जो, और इसी सर्वे में ये भी पूछा कि कितने ग्रेजुएट्स जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, तो कितने लोगों ने बोला 86। कितने रह रहे हैं उनका डेटा कितना था, 57। तो मात्र 43% ग्रेजुएट्स ऐसे थे जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, जबकि 57% ऐसे थे जो जॉइंट फैमिली में। तो पहले तो रहने वालों की संख्या ज्यादा है पढ़े लिखे। और दूसरा, जब उनसे पूछा गया उन्हीं लोगों से कि आप कैसे परिवार में रहना चाहते, ज्वाइंट फैमिली या न्यूक्लियर, तो 86% लोगों ने कहा हम ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहते, मात्र 14%। तो जब आज की पीढ़ी कहती है कि हमें ज्वाइंट फैमिली ज्यादा पसंद है, तो वो कैसे विरोध करेगी। उसे जब भी मौका मिलेगा वो ज्वाइंट फैमिली में ही रहना चाहेगा। उसे अगर लग रहा है कि उसकी जॉब जिस शहर में लगी, अगर भाई की भी जॉब लग रही है तो चलो साथ में घर रहते, उसे जब भी मौका मिलेगा ज्वाइंट फैमिली। डेटा यही बता रहा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आईपी देसाई का मानना है कि जो 1951 में सेंसस हुआ था, जो 1951 में जनगणना हुई थी, वो गलत हुई थी। क्योंकि अगर आमने सामने दो भाई रहते हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली ही होती। क्या गांव में ऐसा होता है कि बगल का घर पापा का और बगल का घर चाचा का, ऐसा होता है, और उसको ज्वाइंट फैमिली ही माना जाता। तो आईपी देसाई जी ने कहा कि ज्वाइंट फैमिली का की संख्या इतनी कम इसलिए आ गई है कि जब भी जनगणना हुई तो उन्होंने हर एक घर को एक फैमिली माना। उन्होंने ये नजरअंदाज कर दिया कि ये दो भाइयों के दो घर हैं और वो एक ज्वाइंट फैमिली की तरह रहते। ये समझ में आया। मतलब कभी चाचा ने आवाज दिया भाभी क्या बना है और एक कटोरी दाल और आलू का पराठा भिजवा दो, तो आ जाता है कि नहीं। यहाँ की फैमिली के बच्चे वहां खाने चले जाते हैं, मम्मी पूछती है
क्यों बेटा खा क्यों नहीं रहे? अरे चाची ने ये खिला दिया। ऐसा होता कि नहीं? तो वो ज्वाइंट फैमिली जैसे रहता। अगर कोई कस्बे में भी रहता है, गांव तो छोड़ छोड़, कस्बे में भी यही माहौल है अभी भी, कि आप कभी भी चाची के यहाँ खाने चले जाओ, कभी भी ताई के यहाँ, तो फंक्शनली तो अभी भी साथ में ना। ऐसा थोड़ी मना कर दिया सॉरी नहीं खिला सकते, अभी भी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां रह सकते हो, सो सकते हो। बोले ये सो जाते हैं चाची, आप तो ऐसा करो, मम्मी को बोल दे मम्मी अब चाची के यहाँ रुके हैं बाद में। ये सब हो सकता है कि नहीं? तो आईपी देसाई ने कहा जो ज्वाइंट फैमिली का डेटा कम आ रहा है, जब मात्र इतने परसेंट बची है, काउंटिंग गलत हुई है। ये किसका मानना है? आईपी देसाई। और एससी दुबे, श्यामा चरण दुबे, एससी दुबे याद है? तो श्यामा चरण दुबे जी, एससी दुबे जी का मानना है कि भले ही स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक रूप से ज्वाइंट फैमिली कम है। स्ट्रक्चरली का मतलब है कि कुछ लोग शहर में रहने लगे, कुछ लोग गांव रहने लगे, तो स्ट्रक्चर तो ज्वाइंट फैमिली जैसा नहीं है। पर जब भी घर में शादी होगी, विवाह होगा, जब भी भतीजे का मुंडन होगा, जब भी पिंडदान होगा, श्राद्ध होगा, तो इस समय पूरा का पूरा परिवार गांव लौट आता है कि नहीं? समझ में आ गया? तो भले ही आज हम अलग अलग रह रहे हो, पर जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उस समय पूरा परिवार गांव में होगा। इसका मतलब फंक्शनली दे आर यूनाइटेड एज ज्वाइंट फैमिली। तो स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक रूप से आज भारतीय समाज में भले ही संयुक्त परिवार कम दिख रहे हैं, पर भावनात्मक रूप से आज भी भाई का प्रेम भाई के लिए है ना? भले ही वो दूर रहते हो, भले ही कितना भी झगड़ा हो, पर दिक्कत होगी वो तुरंत आएगा। तो इमोशनली हम आज भी यूनाइटेड है और फंक्शनली आज भी यूनाइटेड। तो अगर हम 3 डायमेंशन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं स्ट्रक्चर, एक ले लेते हैं इमोशन, और एक ले लेते हैं फंक्शन। अगर हम 3 डायमेंशन ले लें तो इस डायमेंशन से ज्वाइंट फैमिली खत्म होती जा रही है, क्योंकि सोशल डायनेजम, सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई है। अब शिक्षा रोजगार के चक्कर में बहुत तेजी से लोग हो गए, पर इस चक्कर में अभी भी हम कैसे रहते हैं? ज्वाइंट फैमिली की। ये बात समझ में आ गया? क्लियर? तो 3 अलग अलग का नाम बता सकते हो। एक कपाड़िया जी का सर्वे बता सकते हो कि 57% ग्रेजुएट्स अभी भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और 86% ग्रेजुएट ज्वाइंट फैमिली के फेवर में, पक्ष में। जबकि आईपी देसाई का कहना है कि भारत में जो ज्वाइंट फैमिली की परसेंटेज इतना कम आ रहा है, उसका कारण ये नहीं कि ज्वाइंट फैमिली नहीं है, उसका कारण है सर्वे के दौरान गिनती सही नहीं हो रही है। और देखो, लोग राशन कार्ड इसलिए अलग बनवा लेते हैं कि लिमिट होती है कि एक परिवार को इतना ही राशन, एक परिवार को 25 किलो से ज्यादा अनाज नहीं मिलता। तो अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो 25 किलो अनाज कैसे मिलेगा? से ज्यादा चाहिए। तो अपन क्या करते, पापा जी अपना एक अलग राशन कार्ड बनवा लेते, चाचा जी वो इसलिए नहीं बना लेते कि बंटवारा हो चुका, वो इसलिए बना लेते कि 50 किलो अनाज अब घर में आ जाए। ये रीजन समझ में आ रहा है? तो हमें क्या लगता है, इनका तो राशन कार्ड अलग बन गया है, इनका तो दीनदयाल कार्ड अलग बन गया। वो तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बना। अलग कार्ड बनेंगे तो दोनों के प्रधानमंत्री आवास बन जाएंगे। बोले भैया घर बन गया ताली दो, है ना? दोनों के घर बनेंगे। अगर एक राशन कार्ड होगा तो एक घर बनेगा। तो उनकी मजबूरी है 2 अलग राशन कार्ड और 2 समग्र आईडी, ये सब बनाना। समग्र आईडी तो मुझे इस बार इंटरव्यू में पता चला कि समग्र आईडी नाम की कोई चीज है। सच में मुझे पता ही नहीं था। मैं इंटरव्यू देने गया, बोला आप नहीं दे सकते, आपका रोजगार रिन्यू नहीं है। मैंने कहा मैं तो जॉब पे कर रहा हूँ। बोले जब आपका ये पेपर था तब आप जॉब में नहीं थे, इस हिसाब से उन्होंने कुछ बोला। फिर मैं गया बनवाने, बोले आपका नहीं बन सकता क्योंकि आपकी समग्र आईडी नहीं है। मैंने कहा जी क्या होती है? सच में मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर फोन लगाया, फिर नगर निगम में, नगर पालिका में सारे दोस्त ही है, मैंने सीनियर स्कूल सीनियर वगैरह लग गए, उन्हें लगाया। बोला दाऊद साहब यार बस देख लो, उन्हें बनाया, फिर ऐसे करके वो बन गया। फिर रोजगार बना, फिर दूसरी डेट ली, फिर जाके इंटरव्यू दिया। तो नहीं भी देने देते कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा होता है ना, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो तो सब हो रहा है। मेंस देने गया, मैं थोड़ा सा लेट हुआ, मतलब रिपोर्टिंग टाइम के थोड़ा बाद में, वो नहीं देने दे रहे थे। तो गार्ड बोला नहीं देंगे रिपोर्टिंग टाइम की, पूछ लो प्रिंसिपल से, देने दे रहा नहीं तो मैं जा रहा हूँ घर वापस। तो उन्हें देने दिया। तो कहने का मतलब ऐसे करते हैं, हो जाता। तो कहने के मतलब मुझे पता चला कि परिवार की एक आईडी होती है और लगती है जब रोजगार पंजीयन वगैरह लगता है। तो भैया बिना इंटरव्यूज के होता नहीं, जिसको जिसका नहीं बना बनवा लेना। बना सबका? अच्छा मैं ही गवार था। हाँ हाँ, अच्छा बना हुआ रहता। अरे उनने कहा था आधार से लिंक नहीं है, के भाई से नहीं। पापा कह रहे थे बन बहुत पहले गया है। पापा से पूछा बना? बोले हाँ बन गया, जरूरत नहीं पड़ी।
और लिंक करवाना है तो आधार वगैरह से लिंक करवाया था। तो ये समझ में आ गया। फ्यूचर बता दोगे क्या है? स्ट्रक्चरली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अच्छी एजुकेशन की वजह से और समाज की कुछ सिचुएशन की वजह से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पर मात्र संरचनात्मक रूप से, ना तो वो इमोशनली टूट रहे हैं ना फंक्शनली। आज भी घर में कोई काम होगा तो पूरे के पूरे भाई दिखेंगे, है ना? तो कोई भी परिवार सारे के सारे भाई पहुंचते हैं कि नहीं? तो जब सारे भाई पहुंच रहे तो अभी भी ज्वाइंट फैमिली की तरह है। तो ये हो गया हमारा ज्वाइंट फैमिली वाला कंप्लीट। आपकी ट्रांसलेशन क्लास अगस्त के बाद शुरू होगी, ठीक है? अगस्त के बाद होगी, जब 4.0 हो जाएगा मैं ही कराऊंगा, है ना?